नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश में इस साल चुनावी घमासान मच गया है। इस साल चुनाव होने हैं जिसमें बाहरी दिग्गजों के हाथ में कमान दे दी गई है। कहा जाए कि दिल्ली ने अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लिया है। दिल्ली में मध्य प्रदेश का पावर सेंटर बन गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में दिल्ली से अब चुनावी कंट्रोल देखने को मिल रहा है। बीजेपी में मोदी शाह की टीम ने टेक ओवर कर लिया है, संभाल लिया है। और कांग्रेस में भी 10 जनपद के दूत की तीसरी नजर मध्य प्रदेश पर है। बीजेपी में पहले गुजरात की टीम ने सर्वे किया और फिर दूसरे राज्यों के जो प्रवासी विधायकों ने एक पूरा फीडबैक तैयार किया और अब उत्तर प्रदेश और बिहार के दिग्गज नेताओं को इलेक्शन मैनेजमेंट सौंप दिया गया है। इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सभी 230 सीटों पर प्रवासी नेता चुनावी रणनीति को तय करेंगे। यूपी के नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ब्रजेश पाठक को भोपाल की जिम्मेदारी मिली है, स्वतंत्र देव सिंह को सतना की जिम्मेदारी मिली है, दयाशंकर सिंह को बालाघाट की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही साथ दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन की जिम्मेदारी मिली है, तो दयाशंकर मिश्र दयालु को दतिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साथ कपिल देव अग्रवाल को दमोह की, तो वहीं अनिल राजभर को सिवनी की जिम्मेदारी मिली है। जेपीएस राठौर को भोपाल की, तो पंकज सिंह को कांग्रेस जिम्मेदारी मिली है। तो कांग्रेस में भी प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के हाथ में इलेक्शन मैनेजमेंट है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर के चुनावी रणनीति तक सुरजेवाला का पूरा हाथ रहेगा। सुरजेवाला की कप्तानी में कांग्रेस के दिग्गज खेल रहे हैं। और बात की जाए अगर रणदीप सुरजेवाला की, तो रणदीप सुरजेवाला गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। चयनित ऐसे कार्यकर्ता जो संगठन के काम में पारंगत हैं, चुनाव की रणनीति की दृष्टि से जिनका व्यापक अनुभव है, तो ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोग के नाते से मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रत्येक जिले में और संभाग के स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। हम इस चुनाव में कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी एक हारी हुई बाजी लड़ रही है। वो लोग जो बाहर से आए हैं, जो मध्य प्रदेश को जानते भी नहीं हैं, वो क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाएंगे? मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ये हो चुकी है कि जो लोग दिल्ली में बैठे हुए संसद में बैठे थे, उनको बुला के आपने टिकट देके यहाँ चुनाव लड़ाने का फैसला किया। और आज की परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि यह भी हैरानी नहीं होगी कि प्रवासी के नाम पर मोदी जी और अमित शाह जी आके चुनाव लड़े मध्य प्रदेश में विधानसभा का, पर परिस्थितियां नहीं बदलेंगी और ये परिस्थितियां मध्य प्रदेश की बीजेपी को बाहर ले जाने का काम करें। तो इस साल विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। दोनों ही पार्टियों में जिस तरीके से जो मैनेजमेंट देखने को मिला है, बाहरी नेताओं को, बाहरी दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। न सिर्फ बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी ये चीज देखने को मिली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही साथ ये चीज देखने को मिली है कि जो बाहरी दिग्गज हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरी तरह से दिल्ली से इस बार चुनावी कंट्रोल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने जिम्मा संभाल लिया है, तो वहीं कांग्रेस में भी 10 जनपद के जो दूत हैं उनकी तीसरी नजर है। बीजेपी में पहले गुजरात की टीम थी जिसने सर्वे किया और फिर दूसरे राज्यों के जो प्रवासी विधायक हैं उन्होंने एक पूरा फीडबैक तैयार किया और अब उत्तर प्रदेश और बिहार के दिग्गज नेताओं को इलेक्शन मैनेजमेंट सौंप दिया गया है। और इलेक्शन मैनेजमेंट में जो माहिर नेता हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये सभी नेता 230 सीटों पर चुनावी रणनीति को तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात की जाए अगर ब्रजेश पाठक की, तो उनको भोपाल की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह को सतना की जिम्मेदारी मिली है। दयाशंकर सिंह को बालाघाट की, तो वहीं बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर की जिम्मेदारी मिली है। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस में भी देखने को मिला है। कांग्रेस में भी प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के हाथ इलेक्शन मैनेजमेंट है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर के चुनावी रणनीति तक सुरजेवाला तय कर रहे हैं और सुरजेवाला की ही कप्तानी में कांग्रेस के दिग्गज खेलते हुए नजर आएंगे। अब इसे लेकर के दोनों तरफ से वार पलटवार भी हो रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि क्या लोकल लीडरशिप इतनी सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है कि बाहर से लीडर्स को बुलाना पड़ रहा है, और कुछ इस तरह की भी चीजें, इस तरह की बातें भी देखने को मिल रही हैं। तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, वो बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और केंद्रीय नेतृत्व को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे राज्यों के जो बड़े नाम हैं
वो भी मध्य प्रदेश में आएंगे और मध्य प्रदेश में आकर के सभी 230 विधानसभा सीटों पर जिम्मेदारी संभालेंगी। तो दोनों ही पार्टियां कुछ इस तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट में लगी हुई हैं। चुनावी जो मैनेजमेंट है वो इस बार देखने को मिलेगा। तो इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ने वाले हैं। एक एक करके उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं कमल राठी जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रघुवर गोया जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राघवेंद्र सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कई ऐसे नेता हैं जिनको मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं की जिम्मेदारी मिली है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी कांग्रेस की जो स्थिति है वो ऐसी है कि स्टेट लीडरशिप को जो परफॉर्मेंस देना चाहिए था वो दे नहीं पा रही है। मामला चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का। मैं बीजेपी पर आता हूँ तो यहाँ जो पिछले आप देखेंगे कि अमित शाह ने जिस ढंग से कमान संभाली थी, जिस ढंग से केंद्रीय नेतृत्व ने 3 अपने केंद्रीय मंत्रियों को भेजा था, उससे लग रहा था कि उनको राज्य इकाई पर बहुत भरोसा नहीं है। और कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस में देखने को मिली। कमलनाथ जी की जो काम करने की शैली है वो थोड़ी सी चुनावी ढंग की कम है, वो मैनेजमेंट की ज़्यादा है। दिग्विजय सिंह जरूर उस काम को ग्राउंड जीरो पर जाके करते हैं, लेकिन बाकी जो स्थिति वो थोड़ी सी वहाँ कम थी। और आपने देखा होगा कि लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी बदलते रहे और उसके चलते कांग्रेस ने अपने सबसे ऊर्जावान लीडर को यानी रणदीप सुरजेवाला को भेजा, जिसको कहते हैं कि वो थोड़ा सा शुभंकर है। कर्नाटक में भी वो थे कांग्रेस के प्रभारी, वहाँ जीत दिलाई। तो कांग्रेस को लगता है कि सुरजेवाला जो हैं वो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छा एक तरह से रणनीति पर काम कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं। बीजेपी का साफ दिख रहा है कि वहाँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यहाँ कैंप कर रहे हैं, 10-12 बाहर के मंत्री आ रहे हैं, गुजरात के तमाम करीब 50 से अधिक लोग मध्य प्रदेश में जिले जिले का दौरा कर रहे हैं और 230 सीटों पर केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी तीसरी आंख को लगा रखा है। तो राज्य की जो इकाई है उस पर उनका भरोसा कम है। उसी के चलते दिव्यांशु जी, मैं आखिरी बात बोलूँगा इसमें कि जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी समिति का संयोजक बनाया था, उसके बाद उनको दिमनी से विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया। तो अब नरेंद्र सिंह तोमर जैसा बड़ा लीडर संयोजक वाला काम छोड़कर अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ भी जो चुनाव समिति का काम है, प्रबंधन का काम है, वो भी दिल्ली के हाथों में रहेगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली का दखल दोनों पार्टियों में बढ़ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। दिल्ली का जो दखल है वो दोनों ही पार्टियों में बढ़ रहा है। मैं कमल जी के पास जाना चाहूँगा। कमल जी, इस तरह की भी बातें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि क्या लोकल लीडरशिप इतनी सक्षम नहीं है कि हमें बाहर से नेताओं को बुलाना पड़ रहा है? कुछ ऐसा कांग्रेस का भी कहना है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, मुझे याद है आज से 20 साल पहले दिग्विजय सिंह जी जब आखिरी CM रहे, उस समय उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं। लोग जब समझ नहीं पाए, आजकल जो पैटर्न प्रचार प्रसार का है, कार्यकर्ताओं का समावेश है, आम जनता तक बात पहुंचाने के तरीके, ये सब नए तरीके में तब्दील हो गया। नए भारत में नए चुनाव, तो ये नए ढंग का जो चुनाव है उसके लिए बहुत मैनेजमेंट की आवश्यकता है। PR कंपनीज काम कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, बहुत सारी PR कंपनीज भी उनके लिए लगातार काम कर रही हैं। तो जब हम उस ढंग का देखते हैं तो एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी कम आजकल लगता है। तो जैसे सरकार के बजट्स पे, सरकार के काम पे थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, CAG ऑडिट करती है, ऐसी जो केंद्र में बैठे हुए इन राजनीतिक दलों के मुखिया हैं, उनने एक थर्ड पार्टी ऑडिट और एक प्रचार प्रसार के लिए जिससे प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, प्रचार हो सके। नहीं तो आदमी पता चला बूथ लेवल तक काम ही नहीं कर रहा है, आज जीत गया बोल के ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहा है। तो ये सब के कारण वो उसका कॉन्फिडेंस भी कम होगा, थोड़ा वो घूमेगा, उस पर मॉनिटरिंग होगी, तो कसावट बढ़ेगी और जीतने की संभावना है। दोनों ही दल अपने अपने स्तर पे पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। देवदत्त जी के पास मैं जाना चाहूंगा। देवदत्त जी, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस तरह की बातें होती थी कि वो कहते थे कि भाई इलेक्शन जो है वो मैनेजमेंट से जीता जाता है। उस समय का मैनेजमेंट अलग तरह का होता था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया है, जो बात अभी कमल जी ने कही है। तो इस बार का जो मैनेजमेंट है वो कितना कुछ अलग रहने वाला है उस समय के मैनेजमेंट के लिहाज से? देवदत्त जी, देखिए, चुनाव भी उसी क्रिकेट की तरह है कि जिसमें बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ अच्छी हो तभी जीता जा सकता है। चुनाव में भी बूथ पे मजबूती, बेहतर प्रत्याशी, आकर्षक मुद्दे और
कसा हुआ मैनेजमेंट हो तभी जीते जा सकते, क्योंकि अब तो एक एक वोट पर फोकस होता है, एक एक बूथ पर फोकस होता है। पहले तो एक नारे में चुनाव जीत जाया करते थे, एक सभा से परिणाम बदल जाया करते थे। अब संचार के इतने माध्यम हो गए कि हर छोटी छोटी सूचना मोबाइल के माध्यम से दूरस्थ गांव तक मिनटों में और सेकंडों में पहुंच रही है। तो अब उतना और उतने आकर्षक नेता भी नहीं रहे कि उनकी एक सभा करा दो चुनाव पलट जाए। अब तो बहुत हर आदमी जागरूक है, बहुत मैनेजमेंट की जरूरत है। पहले मैनेजमेंट अलग था, आज का मैनेजमेंट ये है कि सोशल मीडिया खासकर बहुत प्रभावी अस्त्र हो गया है, जिसके माध्यम से एक मानसिकता बनाई जाती है और उसी में ये देख रहे होंगे कि आप मुरलीधर राव ने तो यहाँ तक कहा था कि जिसके 1 लाख फॉलोअर्स नहीं होंगे उसको टिकट नहीं देंगे। ये इशारा कर रहा था कि फोकस पूरा सोशल मीडिया पर है और इसी का उपयोग भाजपा ने 2014 के बाद तेजी से किया है। अब कांग्रेस भी उसी को कर रही है। तो ये तो जरूरी हो गया है कि आज के दौर के बदलते परिवेश के मैनेजमेंट के साथ व्यक्ति को, उम्मीदवार को या दल को ढलना पड़ेगा, तभी जाके वो रेस में बना रहेगा। क्योंकि अब केवल एक कि आप ईमानदार हैं, बल्कि अब तो ये जमाना आ गया कि ईमानदार और गरीब आदमी चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता है। जिस तरीके से खर्चे हैं, जो खर्चा चुनाव के समय होता था वो प्रत्याशी पिछले 3 महीना में हर दिन कर रहे हैं खर्चा जी, क्योंकि बहुत प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। एक एक वोट को मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है। कैसी आकर्षक योजनाएं आ रही हैं दलों के तौर पर, और उसके बाद व्यक्ति के तौर पे आप क्या कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो बड़ा परिदृश्य बदल गया है। राघवेंद्र जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, उन्होंने बहुत मैदानी रिपोर्टिंग की है उस समय की, और आज भी उनकी नब्ज रहती है राजनीति पर, क्योंकि ये परिदृश्य बदला हुआ। आज की पीढ़ी तो समझ ही नहीं पाएगी कि पहले कैसे चुनाव हो जाते थे। गेरू से दीवार में नारे लिख दिया करते थे और एक आध वो ब्लैक एंड व्हाइट पंपलेट जाता था और चुनाव हो जाते थे। जी जी, राघवेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी देवदत्त जी, मेरा सवाल ये था कि जिस ढंग की जो अभी चुनावी परिदृश्य है दोनों पार्टियों के भीतर, बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात हम कर रहे हैं, ये दोनों पार्टियां जो नंबर 1 और नंबर 2 पर है, अभी तीसरा प्लेयर तो अभी आया नहीं। आम आदमी पार्टी की लोग बहुत कहते हैं कि बहुत जिक्र हो रहा, लेकिन अभी उसका हवा दिख रहा, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो बात हो रही कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि दिल्ली नेतृत्व ने, दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों ने अपनी राज्य इकाइयों पर भरोसा कम कर दिया है। आप देखिए, कमलनाथ जैसा लीडर है, इतना सबसे सीनियर, जिसने इंदिरा जी के साथ काम किया हो, राजीव जी की सरकार में रहे हो, मनमोहन सिंह की सरकार में रहे हो, और उसके बाद वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अब पीसीसी चीफ है। इसके बाद भी दिल्ली में 3-3, 4-4 प्रभारी बदल दिए गए, वहाँ भी भरोसा कम हो रहा, और कमोबेश यही हालत मध्य प्रदेश भाजपा की है। आखिर क्या वजह है कि जो स्टेट लीडरशिप है वो इतनी बौनी और कमज़ोर हो गई है कि दिल्ली दरबार जो है उन सब पर अपने अपने आदमी थोप रहा है, और इसके रिजल्ट अगर बीजेपी या कांग्रेस जीती तो दिल्ली की वाहवाह हुई, लेकिन अगर कभी दोनों पार्टियों में से किसी एक को तो हारना पड़ेगा, तो हार का जिम्मा कौन लेगा? देखिए, आपने सही कहा, क्योंकि इन चुनाव के बाद, इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद देश के लोकसभा के चुनाव है। तो जो दिल्ली में बैठे लोगों ने विधानसभा से ज्यादा अपने लोकसभा की भी चिंता है, और दोनों दल के अलग अलग कारण हैं। जब 2018 में भाजपा कांग्रेस मुक्त प्रदेश का नारा दे रही थी, 200 पार सीटें लाने का वादा कर रही थी, तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो निश्चिंत था। लेकिन जब परिणाम आए तो सरकार से बाहर हो गई भाजपा। तब से वो सतर्क और सावधान है कि इनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और जैसे यही हाल कांग्रेस का था कि 15 वर्षों के बाद आप सरकार में आए और 1.5 साल के बाद आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, अपने नेताओं को नहीं संभाल पाए, और आप सरकार से बाहर हो गए। तो दोनों ने जो अविश्वास पैदा किया, उसके लिए पर्याप्त आधार बन गया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को कि हमें इनके साथ है, या तो इनको संबल प्रदान करते हुए, इन पर नियंत्रण, या एक तरह से इनको मदद करते हुए हमें पूरी निगरानी में रखना है चुनाव, अन्यथा फिर थोड़ी सी चूक उनको भारी पड़ेगी लोकसभा चुनाव में। इस कारण ये, लेकिन जो आपने कहा कि वो तो जब हारेंगे तो स्वाभाविक इन्हीं पे ठीकरा फूटा जाना है प्रदेश पे। उनके पास सब खामियों के लेखा जोखा तब तक आ जाएंगे कि हम 3-4 महीने में क्या करते हैं, आप लोगों ने 3-4 साल में वो स्थिति बनाई नहीं। और यदि जीतेंगे तो स्वाभाविक क्रेडिट तो मिलेगी कि हमने इतना प्रयास नहीं किए होते तो सरकार में नहीं आ पाते।
क्योंकि बड़े लोग जो बात करते हैं वही सही मानी जाती है, और दोनों का जैसे मैंने बताया कि पर्याप्त आधार भी है। इस कारण राष्ट्रीय नेतृत्व तो पूरी निगाहें बनाए हुए है, और यहाँ तक कि तो बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि कई बार इनको पता नहीं चल रहा है और सूची आ जा रही मैदान में। जिन लोगों को टिकट बांटने का जिम्मा था उन्हीं को टिकट पकड़ा दिया गया है, और ऐसे ही अभी कांग्रेस में भी बहुत चौंकाने वाले प्रत्याशी मैदान में आएंगे, क्योंकि वो भाजपा की तर्ज पर अब नए सिरे से कसरत कर रहे हैं, और वो ज्यादातर इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं जैसे कि संभावना है कि कांग्रेस भाजपा की तीसरी या चौथी लिस्ट में मंत्री और विधायकों की बहुत हद तक टिकट काटे जाना है, तो उसमें से वो लेके टिकट देंगे और कुछ गैर राजनीतिक व्यक्तियों को देंगे, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी अभूतपूर्व है 2023 की मध्य प्रदेश के इतिहास में। ऐसा चुनाव इसके पहले शायद ही कभी हुआ हो, एक एक बूथ और एक एक वोट पर और एक एक प्रत्याशी पर बिल्कुल दूरबीन से नजर रखी जा रही है। दिव्यांशु जी की भी नज़र यहाँ से रहती है पूरे मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ पर। दिव्यांशु जी जो स्थितियाँ हैं, मैं चूंकि आज ड्राइविंग सीट पर आप हैं तो मेरा आपसे सवाल तो नहीं है, लेकिन आपका अनुमान जानना चाहूँगा, और राठी जी से भी, और गोहिया जी अगर सुन रहे तो उनसे भी मेरा, कि क्या जो बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं उससे, जैसा देवदत्त जी बता रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी, ऐसे में जो उनके बड़े लीडर हैं कमलनाथ जी का तो ये है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय करेगा, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने पर अभी संशय है। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार सकती है? क्योंकि बीजेपी ने तो अपने 3 केंद्रीय मंत्री, उसके बाद सांसद और ऐसे कई दिग्गज जैसे पार्टी के संगठन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है। तो क्या कांग्रेस अपने पूर्व मुख्यमंत्री और एक तरह से कांग्रेस के रणनीतिकार मैदानी, जैसे कहते हैं कि दिग्विजय सिंह को तो लोग कहते हैं कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड ग्राउंड जीरो के बादशाह हैं, क्या वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, या दिग्विजय सिंह जैसे लीडरों को कांग्रेस मैदान में उतारेगी भाजपा के मुकाबले? ये भी दिव्यांशु जी अगर आप उत्तर देना चाहें तो आप ही, और बाकी आप चाहें तो जो हमारे साथी और हमसे भी इस तरह के सवाल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राघवेंद्र जी, देखिए आपने कहावत सुनी होगी कि हीरा ही हीरे को काटता है, लोहा ही लोहे को काटता है, और जहर ही जहर की काट है। तो मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी पे चल रही है, जिस रणनीति के तहत चल रही है, उसने अपने सारे दिग्गज उतार दिए हैं। सांसदों को भी टिकट दे दिया, साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी उतार दिया। तो मुझे जहां तक लगता है कि बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ सकते हैं। ना सिर्फ दिग्विजय सिंह जी, बल्कि जो और भी जो बड़े नेता हैं, जो जिनका एक कद है, वो भी ये चुनाव लड़ेंगे, और इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। राघवेंद्र जी, क्या रघुवर जी हमारे साथ हैं? रघुवर गोहिया जी, आ रही है आपकी आवाज? जी रघुवर जी, जो बात दिव्यांशु जी कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं, राठी जी ने भी कही और देवदत्त जी ने भी कहा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस की जो लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप, वो अपनी अपनी पार्टी के केंद्रीय जो आला कमान उनके सामने एक तो कमजोर सी हो गई है, इसलिए सारी ताकत केंद्र ने राज्य में झोंक दी, और जो स्टेट के लीडर है वो हाशिए पर चले गए, उनका कद छोटा हो गया है। और ऐसे में क्या लगता है आपको कि जीत का ठीक रहा? तो जीत तो जाहिर है कि केंद्र के माथे जाएगी, लेकिन कभी ऊंच नीच हुई, क्योंकि 2 में से कोई एक तो हारेगा, तो हार किसके गले में पहनाया जाएगा? देखिए, ये शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है, और उसने सबसे बड़े दिग्गज जो अपने माने जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, जो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार माने जाते थे, ऐसे इन लोगों को उतार दिया। और अभी तक जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहीं भी नाम नहीं है। आगे हो सकता है, लेकिन भविष्य में आप कुछ भी कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो पहल है, उसमें निश्चित रूप से पूरी तरह से तय हो गया है, या माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उस पर केंद्र ये नेतृत्व जो है उसे बिल्कुल भी कतई भी भरोसा नहीं रहा है। दूसरी बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के बारे में अभी मामला बिल्कुल 50-50 है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है, और सभी को, हम सब जैसे लोगों को ये इंतजार रहेगा कि उनकी जो प्रत्याशियों की जो सूची जारी होगी, तो एकदम तो मुझे लगता है कि होगी नहीं, पहली सूची जारी होगी तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस की मंशा क्या है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, क्या उसी तर्ज पे चलने वाली है, या वह अपने स्थानीय कार्यकर्ता जो अच्छा काम करने वाले हैं, जिनकी जनता में पैठ है, उन्हें महत्व देती है? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, जहां तक सवाल है,
तो प्रत्याशियों के घोषणा करने में तो बिल्कुल बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन बात वही आती कि स्थानीय कार्यकर्ता जो प्रत्याशी थे, जो दावेदार थे, उन्हें अगर टिकट नहीं मिला तो उनकी मायूसी, उनकी बगावत, उनके विद्रोह को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रोक पाएगी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम जैसे लोग ये सोचते हैं कि जिन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं, अगर जीत होती है तो क्रेडिट उन्हें मिलेगा, और अगर पराजय होती है तो वो उस पराजय को भी उन्हें स्वीकार करने के लिए अपना दिल दिमाग जो है वो बड़ा रखना चाहिए। देखिए, बहुत चतुराई से दोनों पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व ने जीत का जो श्रेय है वो खुद के खाते में लेने का रास्ता साफ कर लिया है, लेकिन हार के लिए उन्होंने राज्य इकाई का गला तैयार रखा कि अगर हार मिली तो हार वाला जो हार है वो स्थानीय नेतृत्व को पहना दिया जाएगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो मान रहे हैं कि आपने जो गुड़ गोबर किया है उसको हम कितना समेट पाते, तो वो स्थिति बनेगी। दिव्यांशु जी, राठी जी से भी हम ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर जीतना किसी एक को है और केंद्रीय नेतृत्व ने सारे सूत्र संभाल रखे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों के नेतृत्व ने स्टेट इकाई को टेक ओवर जैसा कर लिया है, लेकिन जीते तो केंद्रीय नेतृत्व की जय जय होगी और हारे तो हारने के लिए हार के जो गले हैं वो ढूंढ लिए उन्होंने राज्य इकाई के। राठी जी की राय इसमें? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि हार के लिए ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर हारेंगे तो खुद ही ये खड़े हो जाएंगे कि हमारे कारण हारे हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ज़माना चल रहा है और बूथ लेवल तक का, और जो डाटा मैनेजमेंट है, मतलब मैं इस मैनेजमेंट को डाटा मैनेजमेंट से जोड़ूंगा कि जो पूरा डाटा पहले इतना एक साथ उपलब्ध नहीं होता था, एनालिसिस नहीं हो पाती थी। आज की तारीख में हमारे पास इतना डाटा उपलब्ध होता है कि हम हर बूथ के एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा बूथ कांग्रेस जीत रही है, कौन सा बूथ बीजेपी जीत रही है। तो जो बूथ पे जो दूसरी पार्टी हार रही होगी वो उस बूथ पे वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगी, क्योंकि भाई हमें यहाँ से वोट बढ़ा लेंगे तो हम जीत जाएंगे। पहले वोटर लिस्ट में भी बहुत सारे नाम ज़्यादा संख्या में होते थे तो वोटिंग परसेंटेज कम दिखता था। अब आजकल नाम के करेक्शन भी इतने अच्छे हो गए कि वो भी वोटिंग परसेंटेज भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए सारे एनालिसिस फेल हो रहे हैं। जो एनालिस्ट करते हैं तो पहले कहते थे वोट ज़्यादा डले तो सरकार जा रही है। तो ये सारे गणित मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब का नेटवर्क दिल्ली में बैठ के हर राजनीतिक दल ने अपना एक सेंटर, आईटी सेंटर बनाया है जिसमें उसने ये सारे नेटवर्क को करा है। वहां से सिर्फ फीडबैक यहाँ आना है कि आपको इस बूथ पे काम करना है। तो उसके लिए मुझे लगता है एक बीच में उन्हें आदमी चाहिए था जो वहां की खबर यहाँ लगा दे। और दूसरा, ये सेमीफाइनल है, आप जैसे देखेंगे तो फाइनल की तैयारी है, 24 में लोकसभा चुनाव की तैयारी है। तो इस मैनेजमेंट के आधार पर आगे के मैनेजमेंट तय होंगे। तो मुझे लगता है कि सारा जब हम समाहित करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा मैनेजमेंट, मतलब मुझे इन सब पे ज्यादा फोकस लग रहा है कि सत्ताएं इन पे फोकस ज्यादा बिल्कुल। दिव्यांशु जी, आपकी अनुमति हो तो मैं एक जरा सी बात बोलना चाहता हूँ। बारात घर के सामने खड़ी है, अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा मैनेजमेंट क्या होगा, कौन काम करेगा। कार्यकर्ता जो बारातियों को पानी पिलाने वाला है, जो उनकी व्यवस्था करने वाला, अगर वो तैयार नहीं है तो आपका सारा मैनेजमेंट धरा रह जाएगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों किसी पर फोकस करना है कि वो जो उनका मैनेजमेंट है, जो उनके पास फीडबैक आ रहा है, आखिर उसको इम्प्लीमेंट किससे कराएंगे। हर पार्टी के आंख, कान, नाक, हाथ पैर तो कार्यकर्ता होते हैं और इस पूरे चुनाव में कार्यकर्ता बहुत मायूस है। कम से कम हम बीजेपी की बात करें। दिव्यांशु जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। कार्यकर्ता वाकई में मायूस है। और मैं चाहूंगा कि एक अंतिम प्रतिक्रिया हम देवदत्त जी से भी ले लें चलते चलते में, और फिर उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी देवदत्त जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। बिल्कुल, जिस देवतुल्य कार्यकर्ता को बात करते हैं, उस देवतुल्य कार्यकर्ता की उपेक्षा बहुत हुई, उसको कहीं भी एडजस्ट नहीं किया गया। तो इस कारण जो नाराजगी है, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव में पार्टी ने उसका अंदाजा लगा लिया है। इसी कारण एक बार फिर मनाने का दौर चल रहा है। लेकिन अब देखना यही कि कितना वो मान पाता है, क्योंकि आपके पक्ष में सब संसाधन हो, मैं तो कहता हूँ हवा भी हो, माहौल भी हो। लेकिन कहते हैं ना कि हवा कितनी भी तेज हो, लेकिन ट्यूब में डालने के लिए पंप की जरूरत पड़ेगी। यदि पार्टी के पक्ष में माहौल भी हो तो बूथ तक कार्यकर्ता ही वोट को ले जाता और डलवाता है। यदि वो उत्साहित नहीं है तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। समय की बाध्यता के चलते मैं चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवदत्त जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रघुवर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में पहले गुजरात की टीम ने सर्वे किया, फिर दूसरे राज्यों के प्रवासी विधायकों ने एक फीडबैक तैयार किया और अब
उत्तर प्रदेश और बिहार के जो दिग्गज नेता हैं उनको इलेक्शन मैनेजमेंट सौंपा गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट जो इनको सौंपा गया है ये कितने अच्छे से कर पाते हैं। बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।